एवरीवन, आप सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं PYQs रिलेटेड टू द टॉपिक डेंसिटी एंड बायंसी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि डेंसिटीज ऑफ 4 लिक्विड्स A, B, C एंड D आर गिवन बिलो। तो आप देख पा रहे हैं कि जो लिक्विड्स A, B, C एंड D है, उनकी जो डेंसिटी है वो हमको दी गई है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो हमको इनकी डेंसिटीज बताई गई है, इस इंफॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए हमको जो करेक्ट स्टेटमेंट है आउट ऑफ 1, 2, 3, 4 उनका चयन करना है, उसको चूज करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि A की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 785 kg पर मीटर क्यूब। इसका है 820 kg पर मीटर क्यूब, इसका है 924 kg पर मीटर क्यूब। डी की जो डेंसिटी है वो है 1020 मतलब 1020 kg पर मीटर क्यूब। सो हम पहले देख लेते हैं कि हमको स्टेटमेंट्स क्या क्या बताए गए हैं। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड सी, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि लिक्विड सी में फ्लोट कर रहा है, मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड ए। तो कह रहा है कि वो ऑब्जेक्ट ए में फ्लोट कर भी सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही लग रही है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर सी जो है वो ए के कंपैरिजन में डेंसर है, ठीक है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो सी में अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, अब उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सी के कंपैरिजन में कम है, इसीलिए वो फ्लोट कर रहा है। बट उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी एक से तो ज़्यादा हो ही सकती है, इसीलिए मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड ए। तो ये बात तो सही चल रही है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड ए। सो अब बताया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए वाली लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, ठीक है। मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड बी बताया गया है। तो कह रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो लिक्विड ए जिसकी डेंसिटी है 785 kg पर मीटर क्यूब, इसमें फ्लोट कर रही है, वो बी वाले लिक्विड में फ्लोट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि देखिए अगर ए वाली की डेंसिटी को हम देखें वो क्या है 785 kg पर मीटर क्यूब, बी वाले की अगर हम डेंसिटी देखें तो वो ए से ज़्यादा है 820 kg पर मीटर क्यूब। सो अगर वो ए में फ्लोट कर रहा है तो बी में तो पक्का ही फ्लोट करेगा। बट यहाँ पर मे और मे नॉट बताया गया है, तो ये बात गलत हो गई। थर्ड वाले स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड बी। अब कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि बी वाले लिक्विड में फ्लोट कर रही है, श्योरली फ्लोट्स इन लिक्विड ए। तो बी में वो फ्लोट कर रही है तो उसको ए में भी फ्लोट करना होगा। तो देखिए बी वाले की डेंसिटी ज़्यादा है, इसमें वो फ्लोट कर ही सकती है क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बी वाले लिक्विड की डेंसिटी से कम हो सकती है। बट अगेन आगे वाले लिक्विड की डेंसिटी कम है, उसके कंपैरिजन में तो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा भी हो सकती है, तो वो सिर्फ फ्लोट ही करेगी ऐसा हम श्योरली कह नहीं सकते, वो सिंक भी कर सकती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्रॉस हो जाएगा। फोर्थ वाले में कहा है एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड सी। अगेन हमको कहा गया एक ऑब्जेक्ट है जो कि लिक्विड सी में फ्लोट कर रही है, श्योरली फ्लोट्स इन लिक्विड बी। तो अब कह रहे हैं कि वो बी में श्योरली फ्लोट करेगी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जा रहा है क्योंकि देखिए लिक्विड सी का जो डेंसिटी है वो बी से ज़्यादा है ना। अब सी वाले में वो फ्लोट कर रहा है क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सी वाले लिक्विड की डेंसिटी से कम है। बट अगेन उसके पहले वाले लिक्विड की तो डेंसिटी कम है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बी वाले लिक्विड से ज़्यादा हो, तो वो सिंक भी कर सकता है। तो श्योरली फ्लोट्स इन लिक्विड बी, ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। हिंदी वाले जितने भी लर्नर्स हैं, आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ के देखिएगा कि आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 में हमसे कहा गया है 3 ऑब्जेक्ट्स ए, बी एंड सी हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज बट सेम साइज। तो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास ए, बी और सी, उनकी डेंसिटी अलग है बट उनकी जो साइज है वो सेम है। आर पुट इन अ लिक्विड, जिनको एक लिक्विड में डाला गया है। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस एंड अरेंज these in ascending order of buoyant force acting on each of the object। so यहाँ पर हमको 3 situations दी गई है। हमको क्या करना है कि buoyant force सबसे कम किस सिचुएशन में है, उससे ज़्यादा किस में है और एकदम ज़्यादा किस में है, इस
क्रम में हमको उसको सजाना है। तो पहला जो हमको यहाँ पर जो सिचुएशन दी गई है, यहाँ पर कह रहे हैं कि ए इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन लिक्विड। सो ए पूरी तरीके से लिक्विड में डूब गया है, मतलब उसका कोई भी हिस्सा बाहर की ओर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले में बाउंड फोर्स विल बी इक्वल टू द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर बाउंड फोर्स सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड वाले में कह रहे हैं क्या, बी फ्लोट्स विथ 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। तो कह रहे हैं कि जो बी है उसका 1/4 हिस्सा लिक्विड के अंदर है। सो 1/4 हिस्सा लिक्विड के अंदर है, मतलब क्या है कि जो बाउंड फोर्स है वो भी जितना हिस्सा अंदर है उतना ही वो क्या करेगा, फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा इक्वल टू बाउंड फोर्स होगा। तो यहाँ पर बाउंड फोर्स क्या हो जा रहा है, 1/4 हो जा रहा है। यहाँ पर बाउंड फोर्स को अगर हम पकड़ेंगे तो वो 1 हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। और फिर जो सी है उसका जो आधा हिस्सा है वो लिक्विड के अंदर है, आधा हिस्सा लिक्विड के बाहर है। तो जितना हिस्सा अंदर है, हाफ हिस्सा अंदर है, तो वो क्या करेगा, जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा वही होगा हमारे बाउंड फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो हम उसको हाफ पकड़कर चलते हैं। तो अगर हमको छोटे से बड़ा यहाँ पर अरेंज करना होगा तो वो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर कम हिस्सा अंदर की ओर है तो यहाँ पर बाउंड फोर्स क्या हो जाएगा, एकदम लीस्ट हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर हाफ हिस्सा लिक्विड के अंदर है तो ये मैक्सिमम और लीस्ट के बीच में आएगा। तो ऑर्डर क्या बन रहा है, कम से ज़्यादा में जाना था, छोटे से बड़े में जाना था, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, फिर बी इज लेस देन सी एंड सी इज लेस देन ए। तो बी का जो बाउंड फोर्स बी पे एक्ट कर रहा है वो सबसे कम है, उसके बाद है सी, उसके बाद है ए। तो ये हमारा बी सी ए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमको हिंदी वालों के लिए भी एक प्रश्न दिया हुआ है, आप पढ़ के एक बार देख लीजिएगा कि आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है कि नहीं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है एट रूम टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर। रूम टेम्परेचर पे फ्रेश वाटर की जो डेंसिटी है वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ सनफ्लावर ऑयल वो कितना है, 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ अल्कोहल बताया गया है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो बोला गया है यूज द अबव इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है इसके बेसिस पर हमको क्या करना है, इसके बेसिस पर हमको सही स्टेटमेंट का चयन करना है। सो an object that floats in alcohol will surely float in sunflower oil. So यहाँ पर अल्कोहल की डेंसिटी क्या बताई गई है, 0.8। सो 0.8 की डेंसिटी वाले फ्लूइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो सनफ्लावर की डेंसिटी तो अल्कोहल से भी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वो उस पर भी तैरेगा, ठीक है। तो ये बात तो सही है। An object that floats in sunflower oil will surely float in fresh water. So कहा गया है कि सनफ्लावर ऑयल में अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है जिसकी डेंसिटी 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, वो फ्रेश वाटर में भी फ्लोट करेगा। ये बात तो सही है, क्योंकि फ्रेश वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। An object that floats in fresh water will surely float in alcohol. So कह रहे हैं क्या कि फ्रेश वाटर में जो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा वो अल्कोहल में भी फ्लोट करेगा। तो ये बात गलत है, क्योंकि जो फ्रेश वाटर की डेंसिटी है वो तो अल्कोहल से ज़्यादा है। तो फ्रेश वाटर में वो फ्लोट कर रहा है वो हो सकता है, बट अल्कोहल में वो फ्लोट करेगा ऐसा हम नहीं कह सकते। तो ये वाला गलत हो गया। तो यहाँ पर कौन से दो स्टेटमेंट्स हमको सही मिले, वो मिले हमको ए एंड बी। आप लोग एक बार प्रश्न को पढ़ के देख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे पूछा गया है अ लेमन when dropped into a large glass container containing ordinary tap water is found to sink to its bottom. तो कहा गया है कि लेमन को एक बड़े से ग्लास कंटेनर में, कांच के कंटेनर में जिसमें ऑर्डिनरी टैप वाटर रखा गया था, उसमें जब ड्रॉप किया तो देखा गया कि वो एकदम उस कंटेनर के बॉटम में जाकर मतलब डूब गया पूरी तरीके से।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन बी हेल्पफुल इन मेकिंग दिस लेमन फ्लोट। सो हम क्या तरीका अपनाएं ताकि ये जो नींबू है वो तैरने लगे। तो हम क्या जानते हैं कि अगर हम किसी फ्लूइड की डेंसिटी को बढ़ाए तो फिर क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा। तो डेंसिटी बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, क्या हम उसमें पानी ज़्यादा ऐड करेंगे? नहीं, पानी ज़्यादा ऐड करने से क्या होगा, है तो वो पानी ही, तो उसकी डेंसिटी तो वही रहेगी, ठीक है। बट अगर हम उसमें नमक ऐड करेंगे तो फिर वो बन जाएगा सॉल्ट सोल्यूशन, और सॉल्ट सोल्यूशन का ऑर्डिनरी टैप वाटर से जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है। तो क्या हो जाएगा, हम अगर नमक ऐड करेंगे पानी में तो वो अभी डेंसर लिक्विड बन जाएगा। तो उसके चलते क्या होगा, नींबू को हम फ्लोट होते हुए देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओनली बी को चूज करेंगे, ठीक है, ओनली बी, केवल बी इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है एन ऑब्जेक्ट एक्स सिंक्स इन लिक्विड पी एंड क्यू। सो एक्स एक ऑब्जेक्ट है, वो सिंक करता है लिक्विड पी एंड क्यू, ठीक है, बट फ्लोट्स इन लिक्विड आर। एक्स क्या करता है, इट फ्लोट्स इन लिक्विड आर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी मेड फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस। सो इनमें से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो क्या कह रहे हैं, डेंसिटी ऑफ एक्स इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ पी। तो कह रहे हैं कि एक्स की जो डेंसिटी है वो पी से ज़्यादा है, जिस वजह से वो क्या कर रहा है, वो सिंक कर रहा है। ये बात तो सही है। डेंसिटी ऑफ एक्स इज लेस देन डेंसिटी ऑफ आर, तो ये बात भी सही है क्योंकि एक्स की डेंसिटी कम है लिक्विड आर से, इसीलिए वो फ्लोट भी कर रही है। डेंसिटी ऑफ पी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ आर, ये बात गलत है क्योंकि अगर दोनों की डेंसिटी इक्वल होती तो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस नहीं होते कि वो पी में सिंक कर रहा है और आर में फ्लोट कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट कट हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ पी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ आर। सो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो पी लिक्विड है इसकी डेंसिटी आर से कम है, तो ये बात भी सही है क्योंकि देखिए पी वाले लिक्विड में एक्स सिंक कर रहा है, मतलब क्या है कि पी की डेंसिटी कम है, ऑब्जेक्ट एक्स की डेंसिटी जो है उस वो ज़्यादा है, इसीलिए वो डूब जा रहा है, और आर की डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट एक्स, इसलिए वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो पी की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी ऑफ आर से कम है, ये बात भी सही है। तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पर हमको करेक्ट स्टेटमेंट या करेक्ट ऑब्जर्वेशन ढूंढना था ना। तो ए बी और डी जो है ये ऑब्जर्वेशन सही है, तो ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, ए बी और डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है अ स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड जिसकी मेजरमेंट क्या है 5 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर सिंक्स व्हेन इमर्स्ड इन वाटर टेकन इन अ कंटेनर। तो एक कंटेनर में पानी हमने लिया हुआ है, उसमें हम स्मॉल एल्यूमिनियम के रॉड को जिसका जो मेजरमेंट है वो बता दिया गया है, उसको जैसे ही हम उस पानी में डालते हैं, इमर्स करते हैं, तो वो डूब जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन बी हेल्पफुल इन मेकिंग दिस रॉड फ्लोट। तो हम इनमें से कौन सा तरीका अपनाएं ताकि ये जो स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड है ये तैरने लगे। तो पहला कह रहा है कि एडिंग मोर वाटर टू द कंटेनर, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि है क्या, वो पानी है ना, तो पानी में अगर वो डूब रहा है तो चाहे हम जितना भी पानी ऐड कर दे डेंसिटी तो सेम रह रही है। तो डूब रहा है मतलब क्या है कि स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड की जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है, जिस वजह से वो डूब रही है। तो जितना भी हम पानी ऐड कर ले वो डूबी ही रहेगी। रीशेपिंग द रॉड इन द शेप ऑफ अ बोट, तो कह रहे हैं कि इस रॉड को हम इसको एक ऐसा शेप दे कि इसकी शेप कैसी बन जाए, इसको रीशेप करके हम बोट का शेप दे दे, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमने अपने इस टॉपिक का जो डिस्कशन था जिसमें हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया हुआ है डेंसिटी एंड बायंसी का, तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि डेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द साइज और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, वो होगा नीदर ए नॉर बी, ठीक है, ना ए ना ही डी। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 72 में हमको बताया गया है liquids A, B and C are immiscible in water whose mass and volume are given in the following table, ठीक है। सो A, B और C तीन लिक्विड है जो कि पानी में घुलते नहीं है, ठीक है,
और उनका मास और वॉल्यूम हमको यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो अगर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा तो इनमें से जो कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है, इसका हमको चयन करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर मास और वॉल्यूम कितना बताया गया है। तो देखिए मास ए का कितना है 5.4 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 5 सेंटीमीटर क्यूब। बी का बताया गया है 4.6 और इसका वॉल्यूम बताया गया है 50 सेंटीमीटर क्यूब। 4.6 ग्राम बताया गया है और इसका बताया गया है 50 सेंटीमीटर क्यूब। सी वाले का बताया गया है 130 है इसका 130 ग्राम इसका मास है और वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको क्या करना है, इन तीनों लिक्विड्स की जो डेंसिटीज है उनको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, मास बाय वॉल्यूम करके, ठीक है। हर एक का मास बाय वॉल्यूम अगर हम करेंगे तो हमको इसकी डेंसिटी मिल जाएगी। तो लिक्विड ए की डेंसिटी अगर हम करें तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, 5.4 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ रहा है, 5.4 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो इसकी डेंसिटी कितनी आ रही है, 1.08 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बी वाले में क्या आएगा, बी वाले को करते हैं 4.6 डिवाइडेड बाई 50, तो ये हो जाएगा 4.6 डिवाइडेड बाई 50 अगर हम करेंगे तो हमको मिल रहा है 0.092 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और तीसरे वाले का है 130 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, 130 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो हमको मिल रहा है 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो अगर हम देखेंगे तो हमको लिक्विड ए की डेंसिटी मिल गई, बी की भी मिल गई, सी की भी मिल गई, डेंसिटी ऑफ वाटर भी हमको पता है। तो यहाँ पर हमको कुछ स्टेटमेंट्स बताए गए हैं, तो इन डेंसिटीज को मद्देनजर रखते हुए हमको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। लिक्विड ए विल फ्लोट इन वाटर, लिक्विड ए की डेंसिटी 1.08 है और वाटर की 1 है, तो ये वाटर से ज़्यादा डेंस लिक्विड है, तो ये फ्लोट तो नहीं करेगा, ठीक है, तो ये वाला गलत दिया हुआ है। लिक्विड ए एंड सी विल फ्लोट इन वाटर, तो यहाँ पर बताया है ए और सी दोनों ही वाटर पे फ्लोट करेंगे, दोनों की ही डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, तो ये फ्लोट तो नहीं करेंगे, ये नीचे चले जाएंगे, सिंक कर जाएंगे, ये बात भी गलत बताया गया है। लिक्विड बी एंड सी विल फ्लोट इन वाटर, बी तो फ्लोट करेगा बट सी फ्लोट नहीं करेगा, तो ये गलत हो गया। लिक्विड बी विल फ्लोट इन वाटर, सो हाँ ये बात सही है क्योंकि वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और लिक्विड बी की जो डेंसिटी है वो क्या है 0.092, सो बी की डेंसिटी वाटर से कम है तो बी जो है वो फ्लोट करेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमको क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया है द रेडियाई ऑफ 2 मेटालिक बॉल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:1। सो 2 मेटालिक बॉल्स है, उनकी जो अपनी अपनी रेडियस है उसका रेशियो क्या है, वो है 3:1 एंड देयर डेंसिटीज आर इन द रेशियो 1:3। और दोनों मेटालिक बॉल्स की जो डेंसिटीज है उनकी रेशियो क्या है 1:3। What will be the ratio of the masses of A and B? So A और B जो दो मेटालिक बॉल्स हैं उनके जो मास है उसका रेशियो क्या होगा। तो क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल है तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है। तो हमको रेडियस क्या बताया गया है, तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि रेडियस के लिए हम R ले रहे हैं, ठीक है, रेडियस के लिए हम R ले रहे हैं, डेंसिटी के लिए कैपिटल D ले रहे हैं, मास के लिए कैपिटल M ले रहे हैं, वॉल्यूम के लिए कैपिटल V ले रहे हैं। क्वेश्चन में हमको क्या बताया गया है, सो R1 और R2 क्या है, R1 मतलब 1 वाला जो है वो मेटालिक बॉल A के लिए है और 2 वाला जो है वो मेटालिक बॉल D के लिए है। सो R1:R2 बताया गया है 3:1, D1:D2 हमको बताया गया है 1:3। हमको M1:M2 निकालना है, ठीक है। सो हम क्या जानते हैं, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, डेंसिटी एंड बायंसी में हमको ये रिलेशन मिली थी ना कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस, ये हमको पता है। तो इसी रिलेशनशिप से हमको एक और रिलेशन मिल रहा है, वो क्या है कि मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
जो वॉल्यूम है दोनों मेटालिक बॉल्स का, उनका वॉल्यूम पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है, तब जाके हमको फिर ये मास भी मिलेगा। सो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हम क्या जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो मेटालिक बॉल ए का वॉल्यूम और मेटालिक बॉल बी का वॉल्यूम क्या होगा, ए का क्या बताया गया है 4/3 पाई आर क्यूब में, तो आर में क्या बैठेगा, R1 बैठेगा और V2 में बैठेगा R2। सो R1 तो पूरा कट जाएगा, 4/3 पाई और 4/3 पाई कट हो रहा है, बच जाता है R1 क्यूब बाई R2 क्यूब। सो R1 की वैल्यू कितनी आई थी, 3 बताई गई थी, और R2 की वैल्यू कितनी बताई गई थी, 1 बताई गई थी। सो 3 का क्यूब हो जाता है 27, 1 का क्यूब 1 ही रहता है। तो V1 is to V2 मतलब वॉल्यूम is to वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल A is to वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल B हमको कितना मिल रहा है, 27 is to 1, 27 is to 1 मिल रहा है। अब हमको मास निकालने के लिए बोला था, मतलब उनकी मास की जो रेशियो है उसको निकालने के लिए कहा गया था। तो M1 is to M2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ मेटालिक बॉल A मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल A, और M2 का क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ मेटालिक बॉल B मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल B। सो हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 27 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। सब कुछ सॉल्व करने के बाद हमको मिलता है 9/1। सो M1 is to M2 हमको क्या मिल रहा है, इट इज 9:1, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 में बताया गया है। तो ये इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे बताया गया है, टू मेटल बॉल्स X and Y of same volume with greater density than water are fully submerged in two identical glasses A and B। सो कहा गया है कि हमारे पास दो मेटालिक बॉल्स है X and Y, इनकी वॉल्यूम सेम है और इनकी जो डेंसिटी है वो किससे ज़्यादा है, पानी से ज़्यादा है, जो कि पूरी तरीके से इनको सबमर्ज किया गया है दो आइडेंटिकल कांच के कंटेनर में। तो X को डुबोया गया है A में, Y को डुबोया गया है B में, मतलब X A वाले कंटेनर में है, Y B वाले कंटेनर में है। मास ऑफ X इज 3 times दैट ऑफ Y। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मास ऑफ X है वो 3 into मास ऑफ Y है, ठीक है। एंड विच ऑफ द टू ग्लासेस विल द लेवल ऑफ वाटर बी ग्रेटर। सो दोनों ग्लासेस में से पानी का जो लेवल होगा वो किस में ज़्यादा होगा, तो हम वही करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। सो हम जानते हैं डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो x का मास क्या है, y से 3 गुना ज़्यादा है, तो x की डेंसिटी भी क्या होगी, 3 गुना ज़्यादा होगी, ठीक है। सो उसके चलते क्या होगा कि वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को धकेलेगा, मतलब जो वाटर का लेवल होगा वो किस में ज़्यादा होगा, क्योंकि x को A कंटेनर में रखा गया है, तो क्योंकि वो ज़्यादा उसका मास है तो वो क्या करेगा, लेवल ऑफ वाटर को ज़्यादा ग्रेटर हाइट तक लेके जाएगा। सो लेवल ऑफ वाटर विल बी ग्रेटर इन A, यही इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, ठीक है। लेवल ऑफ वाटर विल बी सेम इन बोथ A एंड B, हो नहीं सकता, दोनों के मासेस अलग है, तो ये तो होगा नहीं। लेवल ऑफ वाटर विल बी ग्रेटर इन B, B में तो Y वाले मेटल बॉल्स को रखा गया है पर उसकी मास X के कंपैरिजन में कम है, तो उसमें उस वाले ग्लास कंटेनर में जो लेवल ऑफ वाटर होगा वो ग्रेटर नहीं होगा। लेवल ऑफ वाटर डज नॉट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द बॉल। सो कह रहे हैं कि जो पानी का लेवल होगा वो डेंसिटी ऑफ बॉल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो ये बात गलत है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ अगर ले, सॉलिड ऑब्जेक्ट ले और उसको पानी में डुबोएंगे तो क्या होगा कि जितना पार्ट उसका डूब रहा है उतना अमाउंट ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस कर देगा कंटेनर से। तो क्योंकि x का मास ज़्यादा है तो जो वाटर का लेवल होगा जिस ग्लास कंटेनर में वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है तो जो बाइंड फोर्स अप्लाई हो रही है वो भी ज़्यादा होगी, और जिस वजह से लेवल ऑफ वाटर जो होगा कंटेनर ए में ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन अ लिक्विड विथ हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। सो एक ऑब्जेक्ट है, वो उसका आधा जो हाफ जो वॉल्यूम है वो लिक्विड के अंदर है। व्हाट इज द बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। सो बाइंड फोर्स कितना है, तो हमने क्या पढ़ा था लॉ ऑफ फ्लोटेशन में कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका
थोड़ा हिस्सा उस लिक्विड के अंदर हो या वो पूरी तरीके से उस लिक्विड में इमर्स्ड हो, तो क्या होता है कि सम अमाउंट ऑफ वाटर इज डिस्प्लेस, थोड़ा बहुत पानी क्या होता है, निकल कर आता है। ठीक है, तो क्या बताया गया था कि उसका जो वेट होगा, जो पानी डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, वेट ऑफ द वाटर बीइंग डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया है, व्हाट इज द बायन फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, तो वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इज ऑल्सो इक्वल टू बायन फोर्स एंड विच इज ऑल्सो अगेन इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, तो इसलिए इक्वल टू इट्स वेट इसका सही उत्तर होगा। मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वेट ऑफ द वाटर displaced by the submerged part of an object is equal to the buoyant force of the liquid, which is again equal to the weight of the floating object। ठीक है, तो ये जो मैंने लिख के दिया ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि Q इक्वल टू इट्स वेट होगा। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी फ्लूइड में छोड़ देते हैं तो उसका जितना हिस्सा उस फ्लूइड के अंदर जाता है उतना ही वो क्या कर देता है, वो अपने वेट के अनुसार लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। तो ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हुई उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बावेन फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ, और विच इज अगेन इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम यहाँ पे बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पर कुछ चीज़ों की डेंसिटीज बताई गई है। तो यहाँ पर हमको मरकरी की जो डेंसिटी है, कॉर्न ऑयल की डेंसिटी है और कॉपर की डेंसिटी बताई गई है। तो व्हाट वुड हैपन इफ कॉपर कॉइन इज ड्रॉप्ड इन अ ग्लास फिल्ड विथ मर्क्यूरी एंड कॉर्न ऑयल। तो हमको एक कांच का कंटेनर दिया गया है जिसमें हमने मर्क्यूरी और कॉर्न ऑयल को रखा हुआ है, और ऐसे जगह पे अगर हम कॉपर कॉइन को डालते हैं तो क्या होगा। तो पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ चीज़। सपोज मेरे पास एक ट्यूब है कांच का, सो मैंने मर्क्यूरी और कॉर्न ऑयल को डाला है। सो क्योंकि मर्क्यूरी का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है तो मर्क्यूरी को मैं यहाँ पे m लिख रही हूँ, ये नीचे चला जाएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और इसके ऊपर कौन तैरेगा, इसके ऊपर तैरेगा कॉर्न ऑयल, CO मैंने लिखा है। ठीक है, कॉपर की जो डेंसिटी है वो कॉर्न ऑयल और मर्क्यूरी के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है। तो अगर हम कॉपर कॉइन को डालेंगे तो वो कहाँ पे होगा, क्योंकि वो कॉर्न ऑयल से हैवी है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो कॉर्न ऑयल के नीचे और मर्क्यूरी की लेवल के ऊपर वो तैरेगा। तो इस जगह पे हमको कॉपर कॉइन मिलेगा, कॉपर का कॉइन मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, सिंक एट द बॉटम ऑफ द ग्लास, तो ऐसा तो होगा नहीं। फ्लोट ओवर कॉर्न ऑयल, ये भी नहीं होगा। फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द ग्लास, ये भी नहीं होगा। फ्लोट ओवर मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के लेवल के ऊपर वो तैरेगा, बट सिंक इन कॉर्न ऑयल, कॉर्न ऑयल के नीचे इस रीजन पे पाया जाएगा। तो इसलिए ये वाला जो उत्तर होगा ये इसका सही उत्तर होगा। कॉर्न ऑयल का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कॉर्न ऑयल का था 900, ठीक है, कॉपर का था 8960 और फिर 13550। सो जो डेंसर मॉलिक्यूल्स होते हैं या डेंसर सब्सटेंस होता है वो नीचे जाता है, फिर जो लीस्ट डेंस होता है वो ऊपर की ओर रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल बॉल इज कैलकुलेटेड टू बी 25 सेंटीमीटर क्यूब। सो एक छोटा सा बॉल है, उसका वॉल्यूम कितना आया है, उसका वॉल्यूम यहाँ पे बताया गया है 25 सेंटीमीटर क्यूब बताया गया है। ओके, और उसका जो वेट है वो है 30 ग्राम्स इन एयर। विल द बॉल फ्लोट और सिंक इन वाटर। सो क्या ये पानी में सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं
कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इस स्मॉल बॉल की डेंसिटी हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लिख लेते हैं डेंसिटी ऑफ स्मॉल बॉल. सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 30 ग्राम्स बाय 25 सेंटीमीटर क्यूब. सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 30 डिवाइडेड बाय 25. सो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो देखिए 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, और पानी की जो डेंसिटी है वो क्या है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, ये डूब जाएगा, क्योंकि ये पानी से ज़्यादा डेंसर चीज़ है, तो इसलिए इट विल सिंक. इसका जो आंसर होगा इट विल सिंक, ये डूबेगी. आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. सो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, ड्यूरिंग अ क्लास एक्सपेरिमेंट a teacher took 2 objects and immersed them in water. So क्लास एक्सपेरिमेंट में टीचर ने 2 ऑब्जेक्ट लिया और उनको पानी में यूं ही छोड़ दिया. She recorded the readings using spring balance as shown below. So उन्होंने कुछ रीडिंग्स ली स्प्रिंग बैलेंस की मदद से, जो कि यहाँ पर टैबुलेटेड फॉर्म में बताया गया है. तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे टेबल में, सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए और बी बताई गई है. वेट ऑफ स्टोन इन एयर, सो वेट ऑफ स्टोन एयर में कितनी है, 92 बताई गई है, बी का हमें निकालना है. वेट ऑफ स्टोन इन वाटर, तो ये हमको ए वाले का वेट ऑफ स्टोन इन वाटर निकालना है, बी का बताया हुआ है. वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, सो ए वाले ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया जब उसको डुबोया गया वो बताया हुआ है. बायल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, सो ये हमको ए वाले के लिए फाइंड आउट करना है. वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड ये बी वाले का नहीं बताया हुआ है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है. बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ये हमको यहाँ पे बताया गया है. अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमको क्या क्या यहाँ पर ढूंढना है. हमको x ढूंढना है, y ढूंढना है, z ढूंढना है और q ढूंढना है. ठीक है, तो हम बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम a वाले के जितने भी मिसिंग चीज़ें हैं टेबल में उनको सॉल्व करेंगे. तो देखिए हमको क्या बता दिया गया है, हवा में a का वेट ऑफ स्टोन, इसका वजन कितना है, 92 है. ठीक है, इसको जब पानी में डुबोया गया तो इसने कितना अमाउंट लिक्विड डिस्प्लेस किया, कितना था उसका वेट, वो है 16. तो अगर हमको वेट ऑफ स्टोन इन वाटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, वेट ऑफ स्टोन इन एयर को वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस से, मतलब 92 से 16 को माइनस करेंगे. तो x का करते हैं 92 माइनस 16, तो ये हमारा आता है कितना, 76. ठीक है, अब हमको y बताना है. सो देखिए वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जितना पानी डिस्प्लेस होता है उतना ही मैग्नीट्यूड होता है बायन फोर्स का, तो y हो जाएगा हमारा क्या, 16. ठीक है, 76 16 यहाँ पे हो गया. सो a के तो हमको सारे जो भी मिसिंग आइटम्स थे वो मिल गए. b वाले के केसेस में हमको वेट ऑफ द स्टोन इन एयर निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम ना z को निकाल लेते हैं. तो हम क्या जानते हैं, बाउंड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. सो z हो जाएगा 10. दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है. जितना बाउंड फोर्स एक्ट कर रहा है किसी भी बॉडी में वो किसकी इक्वल है, जितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया जब हमने उसको पानी में इमर्स किया. ठीक है, z मिल गया. अब हमको बोल रहे हैं वेट ऑफ स्टोन इन वाटर 70 है. ठीक है, तो फिर अगर हम वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड को इसके साथ ऐड कर देंगे तो हमको Q भी मिल जाएगा. तो 70 प्लस 10 कितना हुआ उसका, 80. सो ये हो जाएगा 80. ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें किस ऑप्शन में ये दिया गया है, x हमको 76 बताया गया है, y 16 बताया गया है, z 10 है और q 80 है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में बताया गया है. तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, इसी के साथ हमारा डेंसिटी और बायंसी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं ये यहाँ पे ख़त्म होता है. आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने इस फिज़िक्स के चैप्टर को एक्सप्लेन किया अपने प्रीवियस सेशन में और जिस तरीके से मैंने आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स सॉल्व कराए, क्या आपको वो क्लियरली डिलीवर हुए,
क्या आप समझ पाए, ये आप थोड़ा सा मेरे को कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये फिजिक्स का टॉपिक है बट मैं बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है। बट हाँ, मैं ये मानती हूँ कि अगर हमारी इच्छा हो कि हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी पढ़ के समझ कर हम एक्सेल कर सकते हैं वहाँ पे, तो आप थोड़ा सा मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि जो फिजिक्स की टॉपिक मैंने कराई, क्या ये आपको ठीक से समझ में आई कि नहीं आई, या मैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या चेंजेस ला सकती हूँ, क्या चेंज आ सकता है, आप ये भी मेरे को फीडबैक में बता सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का पढ़ाना पसंद आया होगा। नहीं भी पसंद आया है तो आप बता सकते हैं। मैं ट्राई तो करती हूँ कि सभी आंसर्स करेक्टली ही आपको बताऊँ। अगर आपको कोई मिस्टेक्स भी मिलती है, ठीक है, हो ही सकती है, ऐसा तो नहीं है कि मुझे सब कुछ पता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट हो या आपको लगे कि नहीं इसका आंसर ये नहीं होगा, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं एक और बार उस क्वेश्चन को स्टडी करूंगी और अगर मुझे लगा कि मैंने गलती की है तो मैं अपने कमेंट में जो सही आंसर है उसको पिन कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर हम गलती करते हैं तो हम गलतियों से सीखते भी हैं और कोई भी परफेक्ट नहीं है। हाँ, आपके साथ मैं भी इन चीज़ों को दोबारा से सीख ही रही हूँ। तो अगर आपको मेरा आज का पढ़ाना पसंद आया हो, आज का वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे जो चैनल संहिताज अकेडमी है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।